And good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is Tahmina Ashraf from EMU City Girls High School. Today here with my topic of class 8, communicable and non-communicable diseases, their spread and prevention. तो आज सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ एक्चुअली में होती क्या है. ठीक है, तो डिजीज़ क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन का माल फंक्शनिंग या फिर उसका प्रॉपर वर्क ना करना. ठीक है, माल फंक्शनिंग को कहते हैं प्रॉपर वर्क ना करना, हमारी बॉडी का थका थका महसूस होना, इसी चीज़ को हम डिजीज़ कहते हैं. ठीक, अब ये चीज़ें होती कैसे हैं? ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर जो माल फंक्शन होती है वो होती है हमारे कुछ पैथोजेंस के साथ. ठीक, और ये जो है पैथोजेंस वो हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं या फिर प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं. ठीक, अब इस बेसिस पे कि हमारी डिजीजेज जो हैं वो पैथोजेंस के जरिए हो रही है और कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो हमारे पैथोजेंस के जरिए नहीं होती हैं. तो वो डिजीजेज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है. कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो कि पैथोजन के जरिए होती है. नेक्स्ट है वो डिजीजेज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर जो है वो फैल जाती है. जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारा टाइफाइड है, डेंगू है, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19. इन सब के बारे में आप लोगों ने सुन ही रखा होगा. कॉमन कोल्ड को ही हम फ्लू कहते हैं. क्या होता है, जैसे ही मौसम तब्दील होता है और हमें नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें फीवर होने लगती है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड या फिर हम फ्लू बोलते हैं. कोविड-19, इस सब से भी आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे. अभी हुआ था कोविड-19, लॉकडाउन लगा था 2020, 21 एंड 22, राइट. तो ये क्या है कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं. आप लोगों ने देखा होगा, कहा था हम लोगों से कि मास्क लगा कर रहिए, कीप द डिस्टेंस. ठीक है, हमें क्या करना था, डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना था, एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना था. तो क्यों नहीं करना था? क्योंकि कोविड-19 जो था वो हमारा वायरस से हो रहा था और ये वायरस जो था वो क्या हो रहा था, वायरस जो है वो एयर में हमारा घूम रहा था और वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम कॉन्टैक्ट में आते तो वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता. तो ये कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाते हैं. तो हमें ये पढ़ना है कि ये जो डिजीजेस हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो किस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं. तो ये डायग्राम है जिसमें लिखा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि कोविड-19 का था, है ना. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर हम पास में बैठ करके बात कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहा गया था कि डिस्टेंस मेंटेन करिए, अदरवाइज आपको कोरोना अगर किसी पेशेंट को है तो वो आपके अंदर हो जाएगा, राइट. तो नेक्स्ट और क्या होता है, एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं. ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एयर में क्या कर रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, राइट. तो उसके अंदर उनके पैथोजेंस के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और वो एयर के जरिए कहाँ पर पहुँच जाते हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब आप उनका इस्तेमाल किया हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन का इस्तेमाल किया हुआ अगर कोई सामान का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो वायरस और बैक्टीरिया लगे हुए होंगे वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं जिनको फ्लू हो रहा होता है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, हल्का का फीवर आता है. तो क्या होता है, आप उनके जस्ट बराबर में बैठे हुए हैं और या फिर आप उनकी कॉपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनका पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो वो वायरस होता है आपके फिंगर टिप्स पे लग जाता है. फिर उन फिंगर टिप से आपने कुछ ऐसी खा लिया, बिना हैंड वॉश किए हुए खा लिया, या आपकी नोज में भी फिर हल्की सी इचिंग होने लगती है. तो इसे कहते हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, यानी कि डायरेक्टली आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मटेरियल को इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो बीमारी जो है वो पैथोजन जो है वो वायरस जो है वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. नेक्स्ट है कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती हैं. अब कंटामिनेटेड फूड कैसे होगा, आप कहेंगे हम तो फ्रेश फूड खाते हैं, नहीं, आप जो बाहर रोड पे खाते हैं वो बहुत सारा खाना जो होता है जो खुला हुआ होता है, खुले में दिखता है. ठीक है, वो क्या होता है, वो कंटामिनेटेड फूड होता है. कैसे कंटामिनेटेड फूड है, हाउस फ्लाइज है, आपका खाना खुले हुए बिक रहा है, बाहर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एयर में मौजूद है वो सारे क्या होते हैं, इन मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज के लेग्स में चिपक जाते हैं. फिर जब वो हमारे खाने पे बैठती हैं तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन हमारे खाने के ऊपर आ जाते हैं और फिर हम उसे कंज्यूम
करते हैं तो वो पैथोजन जब हमारी बॉडी में चला जाता है और क्या करता है, हमें डिजीज कॉज कर देता है। और जैसे कि हमारे कुछ एनिमल्स से होने वाली बीमारियां हैं वो भी हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एजेंट के जरिए हो रही है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉग ने काट दिया, क्या हो गया, रेबीज हो गया, राइट। तो कुछ बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि हमें एनिमल्स के जरिए हमारे अंदर ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि है रेबीज। नेक्स्ट है दिस इज द टेबल ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजल एजेंट एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि कुछ बीमारियां और उनके कुछ कि वो किस तरीके से होती हैं, उनके कॉजल एजेंट हैं और हम उनसे किस तरीके से बच सकते हैं, मतलब कि वो बीमारी हमें ना हो। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं आप, जो फ्लू होता है ये हमारा किससे होता है, वायरस से होता है, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथ बार बार वॉश करते रहना चाहिए, स्पेशली ये जो आपकी टिप्स हैं इनको ऐसे करके हमें वॉश करना चाहिए, क्योंकि जो फिंगर टिप्स होती हैं उनपे सबसे ज़्यादा हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे हुए होते हैं। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें उसकी कोई भी पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो कॉमन कोल्ड इतनी तेज़ी के साथ में फैलता है क्लास में किसी एक बच्चे को, तो वो सबको हो जाता है, तो हमें वो कॉमन कोल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है। इसमें क्या करना है, चिकन पॉक्स में आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, कोई बच्चों को हो जाती है घर में, तो क्या करती हैं आपकी अम्मी, उस बच्चे को अलग कर देती है, यानी कि हमें चिकन पॉक्स का जो पेशेंट है हमें उसे कंप्लीट आइसोलेट कर देना है। इसके बाद में माउथ और नोज को उसकी कवर करके रखना है, क्योंकि ये हमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण, यानी कि एक प्रॉपर एज होती है, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एक प्रॉपर एज होती है, उसका बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है, बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है हर डिजीज का, ठीक है, मीजल्स का भी, ट्यूबरकुलोसिस का, हेपेटाइटिस का, टाइफाइड का, सब चीज़ का वैक्सीनेशन होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि हम इन सब चीज़ों का बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन करवाएं, उनको उनको वैक्सीन लगवाएं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आम लैंग्वेज में हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो टीबी क्या होती है, ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक। इसमें क्या करना है, जो टीबी का पेशेंट है हमें उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी खत्म कर देना होता है, ठीक है। टीबी के पेशेंट जो सांस लेते हैं प्लस अगर वो खांस रहे हैं तो उनसे हमें कहना चाहिए अपने माउथ को कवर करके रखिए, नोज को कवर करके रखिए, प्लस आपको भी क्या करना है, उनका खाना, जो टीबी का पेशेंट खाना खा रहा है आपको उस खाने का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसके अंदर सांस के जरिए, आपके स्लाइवा के जरिए उसके अंदर चला जाता है, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है टीबी का भी, वो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर एज पे करवाना रहता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, बहुत कॉमन बीमारी है ये भी, ये वायरस की वजह से होती है। इसमें क्या है, इसका जो वायरस होता है ये पानी में होता है, तो इसमें क्या करना है, हमें हेपेटाइटिस में हमें हमेशा पानी को बॉयल करके पीना होता है, ठीक है, क्योंकि गंदा पानी पीने से ये हेपेटाइटिस जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा या डायरिया, ये जो चीज़ होती है इसके सिम्टम्स सेम ही होते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या करना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। कॉलरा में सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा अपना हिफ्ज़ाने सेहत है या पर्सनल हाइजीन है हमें उसका ध्यान रखना है। जो हमारे वॉशरूम्स हैं उसका ध्यान रखना है, वो प्रॉपरली वॉश हुए हुए हों। जब आप वॉशरूम से वापस आए फ़ौरन अपने हाथों को सोप से आप फ़ौरन साफ करें बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो हमारे खाना है उस खाने को हम प्रॉपरली पके हुए खाने को खाएं, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड का इस्तेमाल ना करें और पानी हमेशा उबला हुआ इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड भी हमारा बैक्टीरिया से होता है, इसकी भी ये है कि टाइफाइड भी क्योंकि पानी में जो इसका बैक्टीरिया होता है उससे होता है, इस वजह से हमें टाइफाइड में भी गर्म उबले हुए पानी का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सैनिटरी हैबिट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और साफ सफाई का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये मैंने कुछ सिम्टम्स की एक स्लाइड बनाई है, हमारे जो सिम्टम्स जैसे कि कफ एंड कोल्ड, जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, इसमें क्या होता है, हम कैसे पहचानें कि कॉमन कोल्ड है, तो इसमें क्या होता है, हल्का हल्का आपने देखा होगा, आप लोगों को अगर कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो गले में जो होता है रात को इचिंग होती है, यहाँ पे है ना, गले में इचिंग होगी, जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, वो रात में अगर आप ऐसे ही सो जाएं, गर्म पानी ना पिए, ठीक है, और अगर आप उसको ऐसे ही लेकर के सो गए, मॉर्निंग में क्या होता है, आपके गले में पूरे में यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरे में
आपकी क्या हो जाती है, कफ आ जाता है, ठीक है। वो कफ आ गया, उसके बाद में क्या होगा, आपकी नोज, रनिंग नोज हो जाती है, यानी कि नोज में से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर हेडेक शुरू होता है, और फिर इसके बाद में ये वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है, ये स्लाइड पे भी शो कर रहा है कि चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। चिकन पॉक्स में क्या होगा, बच्चे के माथे के ऊपर, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है, बच्चा है, उसके माथे के ऊपर पहले छोटे छोटे रैशेज नजर आते हैं, ठीक है। फिर ये रैशेज जो होते हैं, उसकी उन रैशेज की वजह से बच्चों पे इचिंग भी होती है, नोज उसकी बहने लगती है, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा फीवर होने लगता है, ठीक है। फीवर सा बच्चे को महसूस होगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर बच्चे का हम मुंह खोल करके देखते हैं तो बच्चे के मुंह के अंदर भी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, छाले छाले टाइप से दिखते हैं, उसकी टंग के अंदर भी छाले नजर आएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स जो है वो यही चेक करते हैं, मुंह खुला के बेटा मुंह खोलो, तो वो देखते हैं कि अंदर क्या इस तरीके से ये दाने हैं, तो क्या वो हमारे चिकन पॉक्स के हैं कि नहीं है। फिर इसके बाद में ये चिकन पॉक्स के जो रैशेज होते हैं, ये चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, उसके बाद में हाथों पे और पैरों पर भी ये सारे रैशेज जो है वो आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बच्चा है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है चिकन पॉक्स से। नाउ दिस स्लाइड शोज द सिम्टम्स ऑफ मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है, बहुत तेज का बच्चे को फीवर आएगा, फीवर आने के बाद में उसको खांसी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। खांसी होने के बाद में रनिंग नोज, यानी कि नोज बहना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। और प्लस ये जो आईज है, आप आईज को देख पा रहे होंगे यहाँ से, आईज जो है वो पिंक कलर की हो जाती हैं। अगर बच्चे की आंखें खोल करके देखेंगे तो आंखें जो है वो पिंक कलर की नजर आएंगी, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में कॉप्लिक स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, यानी कि जो सफेद सफेद से छाले, स्पॉट से, अगर बच्चे का मुंह खुलवा के देखेंगे तो ऊपर तालू की तरफ प्लस साइड्स में उसके सफेद सफेद स्पॉट्स नजर आते हैं, जिनको हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट में बच्चे की बॉडी के ऊपर जो है वो रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे मीजल्स के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, खांसी रहेगी कंटिन्यू, कफ आएगा आपको कंटिन्यू, उसके बाद में फिर हल्का हल्का फीवर होना शुरू हो जाता है। फीवर होने के बाद में फिर थकान महसूस होती है। थकान महसूस होने के बाद में कंटिन्यूस आपकी खांसी रह रही है, अगर मान लीजिए 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपकी खांसी रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और डॉक्टर को ये बताना है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, फिर आपका वेट करता है। तो अगर वेट लूज हो रहा है बहुत तेजी के साथ में, इसका मतलब क्या है कि वो ब्लड टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं। इसका मतलब है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। ये जो पेशेंट है जो दिखाने गया है वो इन्फेक्टेड है आपका किससे, ट्यूबरक्लोसिस से या टीबी से। नेक्स्ट है ये जो सिम्टम्स है वो है आपके हेपेटाइटिस ए के। हेपेटाइटिस ए जो है ये हमारे सबसे पहले जो इन्फेक्ट करता है वो इन्फेक्ट करता है हमारे लीवर को, है ना। तो अब लीवर क्या करता है, लीवर का काम होता है आरबीसीज को बनाना, यानी कि ब्लड को बनाना। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, जो पेशेंट है उसके पेट में दर्द होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग्स आती हैं उसको। इसके बाद में थकान महसूस होती है, फीवर होने लगेगा, डार्क कलर का यूरिन आएगा, और जो स्टूल है उसका कलर येलो कलर का हो जाएगा। यानी कि जो हेपेटाइटिस है, जैसे जैसे ये सीवियर होता चला जाएगा, जब लीवर पूरा अफेक्टेड हो जाएगा तो ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है जॉइंटिस, ठीक है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। फिर क्या है, बच्चे जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसका फेस भी और उसकी आईज भी येलो कलर की दिखने लगती है। दिस पोर्शन शोज द सिम्टम्स ऑफ द कॉलरा। कॉलरा सिमिलर टू डायरिया ही होता है, मतलब इसके सिम्टम्स और कॉलरा के सिम्टम्स बहुत सेम ही होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जो यूरिन है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, मसल में क्रम्स होते हैं, यानी कि मसल्स में दर्द महसूस होता है, वोमिटिंग्स आती है। और उसके बाद जब ये सब हालात रहते हैं कि मसल में क्रम्प हो रहा है, वोमिटिंग्स आ रही है, लूज मोशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, पेशेंट को वीकनेस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये जो आपका कॉलरा है ये विब्रियो कॉलरी की वजह से होता है, ये मैंने इमेज में आपको शेयर कर रखा है। नेक्स्ट ये आपके सिम्टम्स हैं कॉलरा के। नेक्स्ट जो है सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड ये भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि टाइफाइड हो गया, इसका भी एक वक्त होता है टाइफाइड हो गया। उसमें क्या होता है, सबसे पहले बहुत तेज़ी के साथ में सर्दी लगेगी। इवन गर्मियों में भी अगर टाइफाइड हो गया तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में सर्दी लगती है। सर्दी लगने के बाद में बहुत हाई फीवर हो जाता है।
लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपको थकान सी महसूस होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन है, पेट में बच्चे के दर्द होगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, रोज स्पॉट्स रैशेस यूजुअली ऑन द चेस्ट एंड द स्टमक। जो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट के और स्टमक के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स से नजर आते हैं। रोज स्पॉट्स का मतलब क्या है, ये लाइट पिंक कलर के स्पॉट्स होंगे जो कि टाइफाइड में होते हैं। उसके बाद में कफ आना शुरू होगा, फिर मसल्स में दर्द होना शुरू होगा, हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, यानी कि लास्ट में आपका क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये स्लाइड शो कर रही है कि टाइफाइड के सिम्टम्स किस तरीके से स्टार्ट होते हैं और हम कैसे पहचानें कि किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है। द नेक्स्ट इज, तो ये हमारी थी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस की जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में कैसे फैलती हैं और पैथोजेंस की वजह से होती है। ये स्लाइड शो कर रही है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, कम्युनिकेबल के आगे लगा दिया आपने नॉन, यानी कि ये एक दूसरे से नहीं फैलती होंगी, यानी कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्थी पर्सन के अंदर ये बीमारियां नहीं जाती हैं। आजकल जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती चली जा रही हैं। इवन हमारे इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो किस वजह से हो रही है, वो हमारी लाइफ स्टाइल के चेंज होने की वजह से हो रही है। पहले हम लोग मॉर्निंग में उठते थे, वॉक करते थे, अच्छा खाना खाते थे, बैलेंस डाइट खाया करा करते थे और रात को जल्दी सो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 बजे तक हम लोग सो जाते थे। लेकिन अब क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि हम लोग मॉर्निंग में लेट उठते हैं और रात को भी हम लोग लेट सोते हैं, रात को 1 बजे तक हम सोते हैं। तो क्या है, ये हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो जिस इंडिविजुअल में होती हैं वो उसी इंडिविजुअल में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर हो जाए, ऐसा नहीं होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ये डिजीजेज जो होती हैं ज़्यादातर हमारी या तो हेरिडिटी या लाइफ स्टाइल या फिर एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ठीक। अब इनका के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो किस तरीके से होती हैं, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके बेस पे हमने इनकी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स ऑफ द मेडिकल कंडीशंस। कुछ ये डिजीजेज जो होती हैं वो मेडिकल, यानी कि मेडिकल कंडीशंस का मतलब क्या है, या तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम लोग को रेस के कांटेक्ट में आना पड़ता है, कभी कभी कोई ऐसा बीमार होता है ज़्यादातर रेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे एक्सरेज के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कुछ बीमारियाँ होती हैं। या फिर अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आप बीमार रह रहे हैं, टाइफाइड, बार आपको टाइफाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का, हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो चीज़ भी हमारी क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स को खराब कर देती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये कुछ आपकी कैटेगरीज हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की, जैसे कि नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। कार्डिया यानी कि हार्ट, ये मैंने बना के रखा है यहाँ पे, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज होगी। तो अब ये क्या है, सुना होगा आपने हार्ट अटैक, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है तो ये नहीं कि उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीजेज। रेस्पिरेटरी यानी कि वो डिजीजेज जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा नोज है, लंग्स हैं, तो उनकी जो डिजीजेज हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों को आदत होती है, किस चीज़ की आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, टोबैको च्यूइंग की आदत होती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है, हमारे लंग्स भी पूरे अफेक्टेड हो जाते हैं और लोगों को क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है या फिर एस्थमा जैसी शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीजेज, दीज डिजीजेज आर रिलेटेड टू आवर जीन्स, ये हमारे जीन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि वो डिजीजेज जो कि हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। तो ये डिजीजेस क्या होती है, क्योरेबल नहीं होती, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन की वजह से होती हैं, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में चेंजेस की वजह से होती हैं, इनको हम हेरिडिटरी डिजीजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है डिजीज, ये हमारे हाथ में कि हम डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे
सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ओबीस पर्सन की पिक्चर लगाई है। ओबीस का मतलब कि इस बंदे को ओबेसिटी है। ओबेसिटी किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर के हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। आप ओबेसिटी से आता है किस वजह से? हम लोग देखते हैं हर घर में एक पेशेंट होता है किस चीज़? डायबिटीज़ का। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। अब ये जो डायबिटीज़ है हमारी किस वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंसुलिन हमारा सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन? क्यों? क्योंकि उनका जो पैनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर रहा है, यानी माल फंक्शनिंग ऑफ द पैनक्रियाज होता है। इस वजह से उन्हें क्या जरूरत पड़ी? उन्हें जरूरत पड़ी है कि वो आर्टिफिशियल इंसुलिन को अपनी बॉडी में लें। और इस इंसुलिन का काम क्या होता है? इस इंसुलिन का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखना। तो अगर बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन आपको लेने की जरूरत पड़े, इसका मतलब आपका पैनक्रियाज जो है वो सही से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक में पेशेंट जो है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और एक में पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये हमारी स्लाइड जो है शो कर रही है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है? बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हमारे होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। खाने की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स इंक्लूडिंग द रफेज एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर हम ये बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगी। नेक्स्ट है एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज। हमें क्या करना चाहिए? ये नहीं कि हम एक ही जगह पर बैठे हुए हों, बस बैठ के काम किए चले जा रहे हैं और हमारा फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। हमें डेली क्या करना है? किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स जो है हमें कोई भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। या अगर आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप सिंपल सी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपने घर पे कर सकते हैं और वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि योगा है या मेडिटेशन है। नेक्स्ट है मेंटेन अ हेल्दी वेट। हमेशा अपने वेट को हमें क्या करना है? मेजर करना है कि कहीं हमारा वेट बढ़ तो नहीं रहा, कहीं हमारा वेट कम तो नहीं हो रहा। बढ़ता हुआ वेट जो होता है वो बहुत सारा रिस्क फैक्टर होता है। किस चीज़ का? डायबिटीज़ का, हार्ट डिजीजेस का और कभी कभी कैंसर का। नेक्स्ट है मैनेज द स्ट्रेस एंड इफेक्टिवली। स्ट्रेस, आजकल हम लोग हर चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं हाई एग्जाम और बस आप कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रेस लेते लेते आप चले जाते हैं बहुत डिप्रेशन। ठीक है भाई, एग्जाम है, एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उसके बारे में सोचना नहीं है, इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं होना एग्जाम से। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले से आप अपना काम कंप्लीट रखिए, सारी तैयारियां पहले से करते रहिए। अगर आप अपना काम वक्त पे नहीं करेंगे, कल पे डालेंगे, अरे हो जाएगा, ठीक है, बाद में फिजिक्स पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, बायो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम मैथ्स पढ़ ले रहे हैं और सारा काम छोड़ दें, तो लास्ट में क्या होगा? जब डेट शीट आएगी तो यूजुअली आप लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस में जाएंगे। स्ट्रेस की वजह से फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें अपने स्ट्रेस को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है गेट क्वालिटी स्लीप, यानी कि हमें पूरे 7 से लेकर 9 घंटे तक बहुत अच्छी वाली नींद लेनी है। हम लोग आजकल क्या करते हैं? स्कूल आते हैं, सुबह जल्दी से उठ के आ जाते हैं, लेकिन लेट नाइट हम लोग जागते रहते हैं। रात को 1-1 बजे तक मोबाइल चला रहा है, स्क्रॉल करे जा रहा है, रील्स लेके जा रहा है। क्यों? आपको सोना है तकरीबन 10 बजे। 10 बजे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको 10 से भी पहले सो जाना है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है। तो अगर हम लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, 7 से 8 घंटे की, 9 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हम लोग सोते हैं ना तो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने वाले हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो वो हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है प्रमोट गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें अपने जहनी जो हमारी ताकत
जाते हैं, हमें उसे भी मेंटेन करके रखना है। उसके लिए क्या करना है, हमें हर चीज़ का टेंशन नहीं लेना। काम को अगर आप पहले से करके रखेंगे एडवांस में, तो आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसकी वजह से आपकी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों की दोनों अफेक्ट होती हैं। क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है अवॉइड ऑल टोबैको यूज। कुछ लोगों को आदत होती है स्मोकिंग की, तम्बाकू चबाने की आदत होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं किसी भी तरीके से, उन्हें हमें क्या कहना है कि आप इस तम्बाकू का इस्तेमाल बंद करें, स्मोकिंग का इस्तेमाल बंद करें। क्यों? क्योंकि ये तम्बाकू हमें कैंसर कॉज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी बीमारियां लाइक आपका ब्रोंकाइटिस है प्लस इसका कैंसर है, स्मोकिंग से या टोबैको से हमें कैंसर हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है। प्लस बहुत सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, हमें उस अल्कोहल का इस्तेमाल भी बिल्कुल बंद करवाना है, क्योंकि अल्कोहल हमारे लीवर को पूरा खराब कर देता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक. I hope you understand well. Thank you and have a nice day.